सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो एफएमसीजी सीरीज में हमारी ये दूसरी वीडियो है। बीकाजी भुजिया एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो इसके बारे में भी एक पूरा एक वीडियो मैंने रखा है। इसमें बाकी कंपनीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो जैसे कि हमने वेक्टर फूड्स के वीडियो में भी बात किया था, जो इस सेक्टर के जो इश्यूज चल रहे हैं वो तो कॉमन इस कंपनी के लिए भी हैं। ठीक है, बट पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ये बेसिकली सभी को पता है, ये बीकाजी मतलब भुजिया की बेस्ट कंपनी है। बट अभी अगर आप देखेंगे, इनका रिसेंटली लिस्ट हुआ है कुछ क्वार्टर्स पहले, मतलब आई थिंक 4-5 क्वार्टर्स हो गए होंगे। तो उसके बाद तो पहले इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा था, क्योंकि जो अर्बन डिमांड और कंजम्पशन वगैरह थी सब कुछ सही चल रही थी, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा था इनका। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्बन डिमांड है उसमें स्लो डाउन भी हमको देखने मिला। रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग गए। और फिर जो टैरिफ्स वगैरह के इशूज थे तो वहाँ उसके कारण जो एक्सपोर्ट भी था इनका मार्केट, वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इन सभी कारणों से मेनली इनके मार्जिन अफेक्ट हो गए। और दूसरा, सिंस डिमांड स्लो डाउन था तो वहाँ से इनकी जो टॉप लाइन था उसका भी नंबर अफेक्टेड हो गया। तो जैसे जिसके कारण अगर देखेंगे ना आप, जो बॉटम लाइन है उसमें पूरा डबल इम्पैक्ट हो गया। इसी कारण पूरा डीग्रोथ होने लग गया था कंपनी का। मतलब प्रॉफिट नेगेटिव तो नहीं गया था, बट जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होने लग गया था। तो ये सारे इशूज चल रहे थे इस कंपनी में। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो कैसे कैसे इसमें डिमांड सिनेरियो चेंज हुआ है और अभी किस तरह की आउटलुक चल रही है इस कंपनी की, तो वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में अभी। लेकिन उसके उस चीज़ को कहने के पहले इस कंपनी का जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, वो क्या क्या करता है वो मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मेनली जो इनका एथनिक स्नैक्स होता है जिसमें इनकी भुजिया वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट आईपीओ ये लोग अपने जो जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि नए नए जगहों में जा रहे हैं, अपने नए नए आउटलेट्स खोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये लोग एथेनिक स्नैक्स को तो इनको पोर्टफोलियो बढ़ा ही रहे हैं। दूसरा, ये लोग जो वेस्टर्न स्नैक्स हैं इनके, जिसमें ये जो हमारे बेसिकली आईटीसी और जो आपका पेप्सिको है जिसके लेस कुरकुरे इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं, इनको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये लोग सेगमेंट में घुस रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो स्वीट्स में घुस रहे हैं। स्वीट्स क्या होता है, जो वेडिंग डिमांड, जैसे जैसे आप देखेंगे ना, पहले जो गिफ्टिंग कल्चर होता था जैसे रक्षाबंधन या दीपावली के टाइम पे, तो वहाँ पे लोग मिठाइयों की दुकानों से जाकर स्वीट्स लाया करते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो पैकेज्ड स्वीट्स का कंसेप्ट आ गया है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो इस तरह के ट्रेंड्स आपको और बढ़ते हुए रहेंगे। तो ये लोग एक वहाँ पे स्वीट्स वाले सेगमेंट में भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा पापड़ जो सेगमेंट है, जो मार्केट लीडर लिज्जत पापड़ है, उसके बाद ये लोग आते हैं, तो उसमें भी ये लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, जैसे हल्दीराम के आउटलेट्स होते हैं उसी तरह से ये लोग भी अपने बीकाजी के आउटलेट्स खोल रहे हैं, जहाँ पे अगेन वो जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है उनको ही बेचा करेंगे। तो इनकी कुछ आउटलेट्स हैं, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इन्होंने अभी हेजलनट नाम की एक कंपनी एक्वायर की है, जिसके बाद ये लोग जो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पोर्टफोलियो में भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के अलावा रिसेंटली अभी इसी क्वार्टर में अपडेट आया था इनका कि इन लोगों ने नेपाल के अंदर एक चौधरी ग्रुप है, सीसी ग्रुप चौधरी ग्रुप है, जो इनका जो सब ब्रांड होता है, वाई वाई जो सब ब्रांड है इनका, नूडल्स वाली ब्रांड है, उसके वो लोग मालिक हैं। तो उनके साथ इन्होंने 50-50% पे ज्वाइंट वेंचर किया है। और उसके बाद ये लोग अपने भिकाजी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है चौधरी ग्रुप का, उसको यूज करके नेपाल में एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया, ये कंपनी क्या क्या करता है इस चीज़ के बारे में। अब हम लोग इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप Q1 देखोगे इनका, तो इनका जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन इनका आप देखेंगे 14% के आसपास आया है। लेकिन जो EBITDA का नंबर्स है और जो पैट का नंबर्स है वो आपको कम दिखेगा, लाइक जैसे कि 5.1% का ही EBITDA पे दिखा है और पैट पे ये 1.3% का दिखा है। इसी क्या कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जैसे इनके जो बहुत सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग, एक वहाँ का भी इशू है। और दूसरा, जो इनका आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उनके कारण भी जो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। तो इन सभी कारणों से और डेप्रिसिएशन होगा, आप लोग अगर एक्सपांड करोगे, जो नए नए स्टोर्स लगा रहे हैं लोग हेजल वाले में, तो उन सभी चीज़ों के कारण इनका भी EBITDA और पैट सब कुछ अफेक्टेड है। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शनली ये कंपनी कैसा कर रहा है अभी आगे। तो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो अगर आप इनका देखेंगे ना, तो अलग अलग सेगमेंट के लिए इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे उनका यहाँ पे पूरा सेगमेंट दे रखा है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी इनका जो कैपेसिटी है वो अपने पीक पे नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पे हमें कोई इशू नहीं है फ्रॉम द कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये वाला पॉइंट हो गया। अभी जैसे जैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे, सिंस ये राजस्थान बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे ये बता रहे हैं जैसे मोट दाल और मूंग दाल, ये तो आपकी जो भुजिया वगैरह होती है वहाँ पे बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे हो गए। और इसी तरह से इनका जो आसाम है, आसाम में भी कुछ इनका 50-60% मार्केट वो है, मार्केट प्रेजेंस है। तो वहाँ पे भी ये लोग वही बता रहे हैं कि गुवाहाटी में इनका जो प्लांट है उसके वाया वो लोग नॉर्थ ईस्ट मार्केट को कैटर करते हैं। तो इस तरह से ये बाकी इनके सेगमेंट्स है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे ना, एफएमसीजी जो बिजनेस है पूरा,
तो ये तो पूरा बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इवन बहुत अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो गए, फिर आपके मार्केट लीडर्स हैं बहुत सारे, फिर कुछ रीजनल ब्रांड्स भी होते हैं। तो उसमें ये कोई कंपनी कैसे टैकल करेगा और कैसे वो मतलब आगे बढ़ सकता है, तो इसका एक सिंपल सा जरिया यही है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो दुकानों में ज़्यादा दिखेंगे, तो जब वो जो हमारे अगल बगल के जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं, ई कॉमर्स साइट है, जब वहाँ पे वो हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखेंगे तभी तो जो कंज्यूमर आएगा, जब वो प्रोडक्ट्स को देखेगा तभी तो वो उसको परचेज करेगा। तो इसीलिए जो इनका जो डायरेक्ट कवरेज है, मतलब जो आपका नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, किन किन आउटलेट्स पे इनके प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ पे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप उसी एस्पेक्ट में इनको देखेंगे ना, तो ये आप देखिए कंटिन्यूअसली ये लोग अपने उसमें काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि अभी तो ऑल्दो डिमांड इनकी सही नहीं है, बट जब डिमांड ट्रेंड अच्छा होगा तो इन आउटलेट्स के वाया इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे बिकेंगे और अच्छे से। एज एन when डिमांड विल बी रिकवर, तो इन सभी आउटलेट्स पे प्रोडक्ट्स आएगा। और सिंस ये तो बहुत काम इन्होंने बहुत पहले मतलब काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और दूसरा ये लोग जो अपना सेगमेंट है ना, तो जैसे कि आप देखेंगे ना, जैसे बाज़ारी स्टाइल हो गया, तो आपके कुछ कोर एरियाज़ होते हैं, कुछ फिर फोकस एरिया होते हैं। कोर एरियाज़ वो हो गए जहाँ पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, जैसे कि आपका राजस्थान वगैरह हो गया। फोकस एरिया वो है जहाँ से वो लोग निकल के नए नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये इनके कोर और फोकस एरिया है। आप देखेंगे जैसे राजस्थान और बिहार नॉर्थ ईस्ट वाले, ये इनके कोर एरियाज़ हो गए जहाँ पे इनकी ऑलरेडी फैक्ट्री, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा है। और जैसे दिल्ली एनसीआर और इस तरह साउथ इंडिया में, इस तरह से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो ये हो गया इनकी बात। हाँ, तो मिस्टर बच्चन तो इनके ब्रांड एम्बेसडर है। और इनका जो टारगेट है कि लगभग 2% के आसपास ये लोग मार्केटिंग वगैरह पे खर्च करते हैं अपने पूरे टॉप लाइन का। सो ये इनका कुछ है, मतलब एक इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था बीकाजी खाओ लंदन जाओ, तो इस तरह के सेगमेंट्स ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि दीज आर द प्रमोशनल थिंग्स ना। अगर मतलब कैसे कंज्यूमर को आप अट्रैक्ट करोगे, तो दीज आर द मेथड्स। तो ये सारी चीज़ है। अभी इन्होंने ये मिलेट भुजिया वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया है, तो ये इसको मैं अगेन अपनी पिछली वीडियो से भी कनेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे भी देखेंगे ना, तो वो विदाउट मैदा ब्रेड, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिलेट भुजिया स्टार्ट किया है। तो जो रिसेंट जो ट्रेंड है ना हमारे देश में, कि जैसे जैसे हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी मतलब मैंने एक ट्वीट भी किया था इसके बारे में कि, तो अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी को भी पता है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ये कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है और इसके वाले वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं ताकि उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर सके जो लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एनपीडी मतलब न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स। तो अभी ये जो है ना, अभी मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं है, बट दिस इज अ ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। तो जब 5 से 7 साल बाद जब मार्केट मैच्योर हो जाएगी और जब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी, तब इनके प्रोडक्ट्स की टाइम पाइपलाइन में होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए। तो उस चीज़ों को देखते हुए इन लोग के प्रोडक्ट्स ये सब लॉन्च हो रहे हैं। सो अब बिजनेस परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो जैसे अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे इनका, तो 7.5% का है। अब इसमें ये नंबर थोड़ा मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें इनका जो हेजलनट वाले जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की है, उसके भी नंबर्स इंक्लूडेड है। तो अगर आप उसको हटा दोगे तो इनका लाइक 6.5% के आसपास इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ नंबर देखने से अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर आप आज से 1 साल पहले जाओगे ना, जो Q1 Q2 होते थे इनके FY 25 के, तो वहाँ पे इनका वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में था, लगभग 14%, 15%, इवन 18% के आसपास आता था। तो उससे कंपैरेटिवली अगर आप करोगे ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ में बहुत कम नंबर है। और दूसरा कारण क्या है, लास्ट ईयर इन्होंने अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स दिए थे। मतलब जो होता है ना कि जब आप 1 किलो का पैकेट खरीदते हो, तो वो 50 ग्राम का पैकेट एक्स्ट्रा फ्री में दे देते हैं, तो वो वाले कंसेप्ट। तो उन सभी चीज़ों के कारण, तो उस उन पर्टिकुलर क्वार्टर में वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको दिख रहा था। मतलब कंपनी प्रमोशनल एस्पेक्ट के लिए वॉल्यूम बढ़ा के भी दे रही थी। तो अगर आप उस हायर बेस पे देखोगे, तो यहाँ पे आपके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। तो एक तो वो फैक्टर हो गया, और दूसरा आपका डिमांड ऑफ कोर्स कम है, तो वॉल्यूम भी आपका कम ही होगा। तो अभी कंपनी का कहना है कि ये Q1 और Q2 तक इस तरह का वॉल्यूम नंबर्स हमें थोड़ा-सा अंडर मतलब कम दिख सकता है, बट वो Q3 से और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा हमें। बढ़ता हुआ दिखेगा मतलब क्या? आपकी इससे डबल डिजिट्स में जाएगा। बट अगेन जो इनका एस्पिरेशन है ना, वो 15 से 16, 14 से 16% के आसपास है। तो वो तो जब जाएगा तो हम लोग देखेंगे उसके आगे। अब डिस्पाइट ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है, इस वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको रेवेन्यू नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब 14% के आसपास इनका ओवरऑल टॉप लाइन आया है। तो ये भी नंबर आपको देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ तो इतना है। अब इतना क्या आपका वैल्यू ग्रोथ हो गया कि आपका रेवेन्यू रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो अगेन जैसे हम लोग ज्वेलरी कंपनी से पढ़ते हैं, एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है और एक वैल्यू ग्रोथ होता है। तो यस, इन्होंने अपने प्राइस एक्शन लिया है। पहले अगर आप देखेंगे ना, पहले के कुछ क्वार्टर्स में तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होता था और जो कंपनियाँ हैं वो प्राइस एक्शन नहीं ले पा रही थी। अब धीरे धीरे सभी कंपनियों में प्राइसेस बढ़ाए हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो इसी कारण आपको रेवेन्यू में दिख रहा है कि वहाँ पे भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो इनके रेवेन्यू के नंबर्स हो गए। अगर आप अब इनके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं ना उसको देखोगे, जो इनका जो एथनिक एथनिक सेगमेंट है,
जो कि मेजर 60-70% की भी ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। तो एथनिक प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे इनका 11% का टॉप लाइन का 11% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर का। वही अगर आप देखेंगे ना पैकेज स्वीट्स, अब ये जो तीन जो सेगमेंट है ना इनके बारे में बात करता हूँ। ऑल्दो अगर आप देखेंगे ना तो इनका देखिए 400 करोड़, 500 करोड़ और 300 साढ़े 300 करोड़। तो ये कंपेरेटिव टू दिस 6,500 करोड़ बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। तो पहली बात तो ये फिलहाल उतना उनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और दूसरी बात, हाँ, बट ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, अब जैसे वेस्टर्न स्नैक्स स्नैक्स हो गया, जो अगेन आईटीसी के आपके और पेप्सी को उनके जो लेज कुरकुरे उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, वो होता है ना, और कौन सा प्रोडक्ट होता है नाम भूल रहा हूँ उसका, बिंगो वगैरह उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉम्पिटिशन देता है। अब पैकेज स्वीट्स का जो है और पापड़ जो है, पापड़ इज एसोसिएटेड विद व्हाट, वेडिंग्स, एंड पैकेज स्वीट इज एसोसिएटेड विद आपके फेस्टिवल्स। अब ये जो दोनों पापड़ और स्वीट्स हैं ये दोनों कब आते हैं, जनरली आपकी वेडिंग्स भी अष्टमी में होती है और पैकेज स्वीट्स भी होती है जो फेस्टिवल सीजन आएगा उसमें आएगा। अगेन दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द H2, मतलब जब आपके फेस्टिवल्स और मैरिजेस आएंगे तो इनका रेवेन्यू, दिस इज अ सीजनल थिंग्स। तो इस नंबर्स को हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे देख के उससे कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। और जो वेस्टर्न स्नैक्स है उनका भी नंबर, इनका कहने का मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा जैसे जैसे डिमांड सिनेरियो चेंज होगा। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे ये देखेंगे ना, जो ये एथनिक स्नैक्स का नंबर है इसको जोड़ लीजिए आप और पैकेज स्वीट्स को जोड़िए, सभी के क्यूएन के नंबर को जोड़ेंगे तो वो आपके 6,500 के आसपास नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों है, जो बचा हुआ सेगमेंट हो गया वो कहाँ गया, तो वो इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज है जैसे कि बीकाजी बेक्स हो गया, और कुछ और इनकी कुछ एग्रो वाली कंपनी है जहाँ पे लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ठीक है, और इनके जो हेजलनेट वाला जो है उसके और जो बीकाजी के भी जो आउटलेट्स हैं इनके, उनके नंबर्स को भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो सारा जो सेगमेंट है ना वो उसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो सारे मिलके और उसमें आपका ग्रोथ अच्छा है। तभी तो आप देखेंगे ना एथनिक स्नैक्स में 11% का ग्रोथ है और रेवेन्यू में इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों दिख रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है बट 3-4% का एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों है रेवेन्यू में। तो इसीलिए है क्योंकि हेजलनेट का भी एक्विजिशन हुआ है तो वहाँ के जो नंबर्स हैं वो सारे जुड़ के आपके रेवेन्यू को, मतलब वो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक तो आपके यही वाले बिजनेसेस हुए ना। तो इसी कारण हमको रेवेन्यू में उतना ज़्यादा नंबर दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये तो इनका अगेन वही रेवेन्यू सेगमेंट है, जैसे मैं बोल रहा था कि एथनिक स्नैक्स मतलब 60% की ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 75% है। और दूसरा आप सेगमेंट देखिए वेस्टर्न स्नैक्स है, वो 9.2% के आसपास है। और बाद बाकी तो छोटे मोटे हैं, लाइक अंडर 10% है। बट इनका जो फोकस है ना, ये जो आपके पैकेज स्वीट्स हैं और जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हाई मार्जिन वाले बिजनेस है तो उस तरफ पे इनका फोकस है। तो वो देखते हैं आगे जाके क्वार्टर्स में किस तरह से बढ़ेगा वो उनका। सो अगेन ये कोर और फोकस मार्केट के बारे में है। कोर मार्केट अगेन राजस्थान, असम एंड बिहार वो सारे रीजन्स। फोकस मार्केट हो गया आपका साउथ इंडियन मार्केट्स हो गए, फिर आपको उत्तर प्रदेश हो गया। तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इनके जो बीकाजी के आउटलेट्स हैं और जो हेजल वाला आउटलेट है ना, वो अपने वो फोकस एरियाज में खोल रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश है। और जो उनके जो सॉरी हेजलनट के आउटलेट्स ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खोल रहे हैं। और जो बीकाजी के आउटलेट्स हैं वो अपने जो कोर स्टेट है ना, जो उनका राजस्थान है, तो वहाँ पे सिंस वहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड की रिकॉग्निशन ज़्यादा अच्छी है तो मे बी वहाँ पे वो लोग ट्राई कर रहे होंगे कि वहाँ के वाया वो लोग धीरे धीरे बाहर जाएंगे। और ये अदर्स में क्या आता है, ये अदर्स में इनके वहीं अगेन वो हेजलनट वाला सेगमेंट आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे एरियाज हो गए जो कि आपकी कोर और फोकस में क्लासीफाइज नहीं है, तो उनके सेगमेंट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट मार्केट में तो बट इनका बेस बहुत छोटा है तो 60% ग्रोथ उतनी हम लोग को मतलब उस नज़रिए से देखना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज ऑन अ वेरी लो बेस। तो ये जो रिटेल बिजनेस के बारे में यहाँ इन्होंने सब नोट में लिखा है, रिटेल बिजनेस को पहले ये लोग अदर्स में दिखा देते हैं, वो इन्होंने आगे लिखा है उसको हम देखते हैं उस स्लाइड में। सो अगेन ये वही कोर और फोकस मार्केट के बारे में बताया है। अगेन 70% इनका कोर मार्केट से आता है, उसके अलावा 13-14% इनका फोकस मार्केट से है जिसको ये लोग धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप जैसे एफएमसीजी कंपनीज को देखोगे ना, तो जो मेजर ग्रोथ का ड्राइवर होता है ना वो इम्पल्स पैक्स होते हैं जो कि छोटे छोटे साइजेस के होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फैमिली पैक्स में 50.8% की ग्रोथ है और इम्पल्स पैक का 8.2% का ग्रोथ है। और जो मार्जिन भी होते हैं वो इम्पल्स पैक्स में ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि फैमिली पैक्स में मार्जिन ऑल्दो कम होते हैं बट वो हमारे घरों के जो सेल्फ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन की तरह रहते हैं ना, काफ़ी समय के लिए रहते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गया, मतलब जब मेरे घर में वो एक 1 किलो का भुजिया का पैकेट आएगा मान लीजिए, तो वो 1 महीने 2 महीने तक रहेगा। तो मैं उस पैकेट को रोज़ देख रहा हूँ, उसी पैकेट से खा रहा हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से उस ब्रांड की तरफ एफिनिटी बढ़ जाती है। तो वो तो फैमिली पैक का सेगमेंट हो गया। अब लेकिन जनरली तो पब्लिक फैमिली पैक्स को नहीं खरीदती है ना, तो मतलब इम्पल्स पैक्स में लॉजिकली तो हमें ज़्यादा ग्रोथ दिखना चाहिए था। बट वो ग्रोथ नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंस अभी तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिमांड सिनेरियो बहुत ही खराब था। तो सभी कंपनियां इंटेंस कॉम्पिटिशन और प्राइस वॉर्स में थी, सब लोग प्राइस कट्स वगैरह कर रहे थे, है ना। तो उस कारण बीकाजी ने ये बोला है कि हम उस मेथड में ना जाके, मतलब उस तरह से अपने, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि हमें पूरे अपनी मार्जिन को अफेक्ट करके अपने वॉल्यूम्स को ग्रोथ दिखाना है। तो इसीलिए वो लोगों ने एक डेलिबरेट एक्शन था
कि वहाँ पे इम्पल्स पैक्स में उन्होंने वो प्राइस कट करके उसको उतना ग्रोथ नहीं दिखाया है, रादर जो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब, और इनका जो ग्रोथ है वो फैमिली पैक्स की तरफ आया है। तो ये वाला इनका बिकॉज इट वाज अ डेलिबरेट एक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कुछ इन्होंने जानबूझ के किया है। सो ये हो गया इनका। अब आते हैं वो रिटेल बिजनेस की तरफ। रिटेल बिजनेस के नंबर को देख के हमें एक्साइटेड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी इनका पहले Q1 और FY 25 में इनका सिर्फ बीकाजी वाला ही था, फिर इनका जो हेजलनट वाला आया है, इसलिए ये नंबर हमको इतना सारा जम दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे ना, ये तो तीन तीन जो स्टोर्स है बीकाजी वाला स्टोर्स है, फिर इन्होंने हेजलनट वाला भी एक्वायर कर लिया। तो अल्टीमेटली FY 25 के एंड में इनके 13 स्टोर्स आ गए। अब इन्होंने Q1 में 2 स्टोर्स खोला है। अब जो इनका टारगेट है ना हेजलनट वाले के लिए, वो बोला है कि अराउंड 1 स्टोर अगले 9 मंथ में खोलेगा, मतलब 9 to 10 स्टोर्स खोल दिया हेजलनट वाले का। फिर बीकाजी का इन्होंने बोला 2 स्टोर्स खोलेगा, एक स्टोर तो राजस्थान में खोलेंगे, एक स्टोर के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। और फिर आने वाले सालों में 7-8 स्टोर्स खोलेंगे हेजलनट का, 5 to 7 स्टोर्स, 8 स्टोर्स खोलेंगे हेजलनट का एवरी ईयर। तो इस तरह से इन लोगों का इस पे एक्सपांशन का प्लान्स है। और अभी तो ये जो बिजनेसेस है, ये उतना ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आई थिंक 100-150 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये बोल रहा है, ये तो 2212 करोड़ है ना, ये दोनों का मिला के है, मतलब बीकाजी और हेजलनट वाले का। अगर मैं हेजलनट को खुद को अकेला लूंगा तो उनका टारगेट है कि अराउंड 100-150 करोड़ के आसपास इस साल के कंट्रीब्यूट करेगा ये लोग। बट सिंस अभी तो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उतना स्केल अप नहीं हुआ है, तो इसलिए जो इनके EBITDA मार्जिन वगैरह है वो बहुत कम है। ठीक है, आई थिंक 4 और 6% का टारगेट इन्होंने दिया है FY 26 के लिए। बट वो आगे वाले साल में और धीरे धीरे इनका EBITDA बढ़ेगा, जैसे जैसे वो स्टोर्स मैच्योर होंगे, मोर उनमें ग्रोथ आएगा। तो वो तो एज एंड व्हेन हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। और दूसरी बात, इन कंपनियों का रिस्पॉन्स इन मार्केट से इन बीकाजी को अच्छा दिख रहा है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। हाँ, सो अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आती है, आप इनका क्वार्टर आप इनका नंबर्स देखिए तो आपको बचाएगा। अब अगर आप देखेंगे ना EBITDA पे, ऑल्दो हमको इनका रेवेन्यू पे तो उतना सारा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो तो वैसे भी Q1 थोड़ा वीक क्वार्टर होता है, बट आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको EBITDA नंबर्स पे। EBITDA नंबर्स देखिए, आपको Q1 आपको 30% की ग्रोथ है, और सिमिलरली पैट पे भी ग्रोथ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मतलब रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं। जो इनका प्राइस जो इन्होंने इंक्रीमेंट किया था वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ भी अपना एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस राइट डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहा है। हाँ, तो वही ये लोग बता रहे हैं अपना कि ग्रॉस मार्जिन और EBITDA मार्जिन दोनों पे इंप्रूवमेंट हुआ है। आप यहाँ पे देखिए EBITDA मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, और सेम आपको सॉरी ग्रॉस मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और सिमिलरली आपको EBITDA मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब EBITDA मार्जिन जो इनके है ना 35% इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ये PLI को लेके है। PLI इनका लगभग अराउंड 25-30 करोड़ के आसपास होता है साल का, जो गवर्नमेंट सब्सिडी की तरह से मिलता है इनको। ठीक है, तो उसको वो लोग पूरे क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 चारों क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब अगर अब उसमें से आप PLI हटा दोगे तो इनका जो मार्जिन है वो अराउंड 33% के आसपास रहता है। क्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ। और इनका जो सस्टेनेबल मार्जिन की लोग बात करते हैं वो अराउंड वो 31% के आसपास की बात करते हैं। तो अभी तो इनके जब तक PLI है फिलहाल तो अभी तो इनका नंबर 35% के आसपास आ रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे ना पिछले ईयर्स के जो मार्जिन है उससे बल्कि बेटर है, या फिर उसके आसपास ही चल रहा है। हम लोग अगर FY 25 से कंपेयर कर लेंगे तो 34% था वहाँ पे, और अभी 35% है। तो ये तो हमें एटलीस्ट मालूम चल रहा है कि इस बिजनेस का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो अच्छा हो गया है, या फिर पहले जैसा हो गया है। नाउ द ओनली थिंग इज इनको वॉल्यूम ग्रोथ दिखाना है, और वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगे तो इनके रेवेन्यू में नंबर्स आएगा। ठीक है, तो जब रेवेन्यू में नंबर्स आएगा तो आपको ऑफकोर्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मैट्रिक्स है वो पूरा इंप्रूव हो जाएगा। तो आपके मार्जिन प्रोफाइल इज इम्प्रूविंग विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। और दूसरा बस इनको भी वॉल्यूम ग्रोथ करना है। तो वो देखते हैं, वो मे बी एच टू से इस बिजनेस इस तरह के बिजनेस में बोथ द बीकाजी और अदर जो बिजनेस है इस सेगमेंट में FMCG सेक्टर में पूरे, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ देखना है आगे जाके। और जो नेपाल वाला बिजनेस है उसके बारे में मैंने बात ऑलरेडी कर ली, कि वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको यूज़ करेंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इंडिया से नेपाल में चीज़ें अगर एक्सपोर्ट करेगा बीकाजी खुद से, तो कस्टम ड्यूटीज लगेगा। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज लगने के कारण जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने जॉइंट वेंचर वाला काम मतलब रूट अपनाया है, कि वहीं से उनका ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ किया है। तो उस तरह से जो इनकी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये अगेन इसी मेथड से ये लोग जो बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे हल्दीराम हो गया, या फिर जो मार्केट लीडर्स हैं पेप्सिको वगैरह, उनको इस तरह से टक्कर देने का इनका टारगेट है। बट अगेन वो हम लोग ये चीज़ को हमको देखना पड़ेगा आगे वाले क्वार्टर्स में किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं इसको ये लोग। ठीक है, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इसको स्टार्टिंग नंबर्स देखिए, 1 1 1 और 1। आप इस 1 को एक बेसलाइन चीज़ मानिए। अब इस 1 से आप कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए, आपको दिखिएगा पहले ये करके आते हैं सब एडिबल और देखेंगे ना। आप देखिए यहाँ पे से FY 22-23 से धीरे धीरे वो घट घट रहा था। फिर ये वाला जो सेगमेंट ये वाला पीरियड है ना,
यहाँ पे आपका एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ गए, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बढ़े थे, तो उसके कारण इनके मार्जिन अफेक्ट हुआ था। ये क्वार्टर वन में ये घट के वापस नॉर्मल हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से आप देखिए ये घट रहा है। तो जब जैसे जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मान लेते हैं हम लोग, और कोई डिस्रप्शन नहीं आता है, तो इनके मार्जिन का प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से। अगेन आप पल्सेस एंड फ्लोर्स को देखिए, सिंस इंडिया में भी मानसून अच्छा हुआ है, तो इसके लिए जो आपकी प्रोडक्शन है वो भी अच्छी है, तो इसका शार्प इम्पैक्ट देखिए आप यहाँ पे। अगर ये वन को बेस मानता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वो वन के ऊपर ही चल रहा था, और अगेन वो क्वार्टर थ्री के बाद से आप देखिए कंटिन्यूसली फॉल है यहाँ पे, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द इन बिजनेस। और लैमिनेट्स वाले केस में, लैमिनेट्स मतलब जो कवरिंग वगैरह हो गई, उसमें तो आपको कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। और सिमिलरली फॉर द कॉर्गेटेड वैक्सीन, मतलब जो बॉक्स के डब्बे जो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी घटता हुआ दिख रहा है। बट जो मेजर इम्पैक्ट है ना, ये आपके एडिबल ऑयल और प्लस पल्सेस एंड फ्लोर के बारे में है। अगर इनकी प्राइसेस स्टेबलाइज रहेंगी, तो इनके मार्जिन को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। हाँ, और अगेन ये EBITDA मार्जिन के नंबर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ये तो हो गया भिकाजी भुजिया के बारे में सारी बात। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, मैंने अभी मार्जिन प्रोफाइल बता दिया, आपके रेन मानसून अभी अच्छे हुए हैं, तो उसके कारण आपको इम्पैक्ट अच्छा दिख सकता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। ये हो गया मेरा EBITDA मार्जिन, वॉल्यूम मार्जिन, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, हेज़लनट वाले के बारे में बात कर लिया। और जो इनकी जो सब्सिडरीज हैं भिकाजी बेक्स, उससे वो लोग कुछ बेकरी वगैरह ई कॉमर्स के साथ इन लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उतना अभी बड़ा सेगमेंट नहीं है, एक छोटा सा इनका बस एक पोर्टफोलियो अपना रखा है बेक्स वाले में, सॉरी भिकाजी बेक्स के अंदर वो जो बेकरी वाला सेगमेंट है, जस्ट लाइक जैसा बेटर फूड्स का है वो वाला सेगमेंट। तो ये हो गया, मिलेट्स भुजिया के बारे में बात कर लिया मैंने। हाँ, तो सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। तो अच्छा, तो अभी तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस अभी तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जैसा हमें वेक्टर फूड्स वाले वीडियो से भी मालूम चला था, कि जो इश्यूज थे वो आई थिंक उसका बॉटम आउट हो गया है। डिमांड में रिकवरी भी दिख रही है, मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो अब आगे जाके हमें देखना है कि धीरे धीरे कैसे इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का ट्रेंड है, और कैसे हम मेन मेन जो चीज़ हमें चाहिए ना, इनका जो बेसिकली मार्जिन प्रोफाइल तो इंप्रूव हो रहा है, हमें मेन चाहिए कि अगर आपकी जो वॉल्यूम्स का नंबर है और जो आपके टॉप लाइन का नंबर है, वहाँ पे भी हमें वो इंप्रूवमेंट एक बार अगर ठीक होता हुआ दिख गया ना, तो ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छा नंबर सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक और चीज़ आपने देखा होगा, किसी ने मेरे से पूछा भी था कि जो FMCG कंपनीज है इनको इतना ज़्यादा पी क्यों मिलता है। अगर आप बीकाजी का पी देखोगे ना, वो 99 के अराउंड आता है। उसका दो कारण है, एक तो इनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उसके कारण ऑलरेडी वो पी इन्फ्लेट हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स में इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स ही बढ़ेगा। तो और दूसरा, हाँ, क्वेश्चन तो ये था ना कि इनके पी इतना हाई क्यों मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है, सस्टेनेबल प्ले है, और ये इजी बिजनेसेस जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और अच्छे से स्केल अप कर सकते हैं, तो वो सब कारण है। बट ठीक है, अभी भी जो इनके नंबर्स हैं उसके उस नंबर्स के बाद तो वो मतलब उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और उतनी अच्छी डील तो हमें दिखती नहीं है। बट ठीक है, एज एन वन अच्छी लगेगी, तो हम लोग इसलिए तो ट्रैक कर रहे हैं इन कंपनीज को। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। तो थैंक यू वेरी मच। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बिकाजी फूड्स। अच्छी बिजनेस है, बिजनेस अच्छी है। अगेन, बिजनेस का अच्छा होना और स्टॉक लुक्रेटिव होना वो दो एक डिफरेंट चीज़ है। बट बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जस्ट द सिनेरियो इन विच इट इज़ राइट नाउ वो सही नहीं है। So having said that, let's conclude the video. Thank you very much. We'll meet in another video.